हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस एग्ज़ाम के जो है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन की। जो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 40 क्वेश्चन आने हैं, तो उन्हीं को हम देखने वाले। ठीक है, ये लेटेस्ट री एग्ज़ाम का जो पैटर्न के अनुसार अगर हम देखें तो पिछला जो पेपर हुआ है और जो निरस्त किया गया था यूपी पुलिस एग्ज़ाम का, तो उसी के आधार पर जो है ये प्रैक्टिस सेट लिया गया है। और इसमें एक कोशिश किया गया है कि ये पूरी तरह से जो है इसमें मतलब ठीक ठाक उसी के अनुरूप जो है प्रश्न हो, और इसमें जो है आप इसको करिएगा। इसके बाद इसमें जो है बेहतरीन तरीके से आपका जो है तैयार होगा। ठीक है, तो चलिए तैयार इसमें शुरुआत करते हैं, और ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है, ये बताना है। ठीक है, यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बहू बेगम का मकबरा, जो कि ये किसकी बेगम थी? तो नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम थी। और ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर है डी ऑप्शन, फैजाबाद। ये फैजाबाद में स्थित है। आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो उनकी जो बेगम थी रानी बेगम उन मातुत जोहरा उर्फ बेहू बेगम कहा जाता था। तो इनका मकबरा फैजाबाद, या अभी अगर अयोध्या ऑप्शन में आ जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फैजाबाद को अयोध्या में ही विलय कर दिया गया है। तो इसे अपनी प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया था इसने। और यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? इसमें से कौन से राज्य है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से टच नहीं करता? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या सही है? बी ऑप्शन, पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा टच नहीं करती। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो केवल 8, टोटल 8 राज्यों से टच करती है, और एक प्लस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से टच करती है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, इसके अलावा राजस्थान, राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आ जाइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, ठीक है, झारखंड के बाद बिहार, और बिहार के बाद अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ जो है सीमा टच करती है। तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ जो है टच करती है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, पंजाब के साथ कोई सीमा जो है उत्तर प्रदेश की नहीं टच होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल की बुआई किस महीने में होती है? ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता था अभी तक कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल कौन कौन सी है और रबी फसल कौन कौन सी है। अब इसमें आपको बताना है कि खरीफ फसलों जो होती है उसकी बुआई कब कब होती है। तो देखिए, खरीफ फसल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें धान आता है मुख्य रूप से। ठीक है, और ये अगर हम देखेंगे तो इसकी बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में किया जाता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धान की खेती कब होती है बुआई? जून जुलाई में। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अब ये अगर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेठी में। अमेठी में कहाँ पड़ेगा? तो फुर्सतगंज में। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये अमेठी जिला में पड़ता है फुर्सतगंज, तो वहीं पर ये विश्वविद्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना जो है 2013 के तहत जो है अधिनियम जो था वो विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत जो है इसकी स्थापना किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बताइए। और वीडियो लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यूपी पुलिस एग्जाम्स के मद्देनज़र देखते हुए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो राजन साजन मिश्र, ये ध्रुपद टप्पा गायन शैली से संबंधित है, जो कि सही है। ताज बेगम ठुमरी टप्पा गायन से संबंधित है, ये भी सही है। बड़ी मैना ठुमरी टप्पा जो दिया गया है ये गलत है। ये बड़ी मैना जो है ये ठुमरी टप्पा गायिका ना थी, ये क्या थी? केवल ठुमरी गायिका थी। ठीक है, ये केवल क्या थी? ठुमरी गायिका थी, टप्पा गायिका ना थी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, गलत वाला सुमेलित वाला बताना था। और अम्बाजी चतुर्वेदी थी जो वो ध्रुपद गायिका थी। तो इस तरीके से आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संस्थान दिया गया और उसका स्थान का नाम दिया गया है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है, जो कि बिल्कुल 100% सही है। तो ए पार्ट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है केंद्रीय उपोष उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर। अब देखिए श्रीनगर दिया गया है, जो कि गलत है, ये श्रीनगर में स्थित नहीं है।
तो आंसर आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। गलत वाला बताना था। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पड़ता है, लखनऊ में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन ने कुल कितनी सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। जो भी हाल फिलहाल लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कौन से नंबर क्रम का था, तो 18वें क्रम का था, जो कि 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक जो है ये संपन्न हुआ। और इसमें अगर देखा जाए तो एनडीए गठबंधन ने कुल 292 सीटें जीती। यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इस लोकसभा में चुनाव में अगर भाजपा की बात करेंगे तो कुल 240 सीटें जीती हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता इसमें से ग्रहण किया है। एक करंट अफेयर से क्वेश्चन है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ कोलंबो प्रक्रिया की अध्यक्षता के ग्रहण जो है किस देश के द्वारा किया गया है, तो उस देश का नाम बताना है। उस देश का नाम है अपना भारत। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मई 2024 में अध्यक्षता ग्रहण किया है। कोलंबो प्रक्रिया जो है वो एशिया के 12 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। और इसका उद्घाटन बैठक जो हुआ था वर्ष 2003 में हुआ था, श्रीलंका के कोलंबो राज्य में। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 जून 2024 को किसने एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ माँ के नाम का अभियान का शुभारंभ ये 5 जून को कौन सा दिवस होता है, तो इस दिन होता है पर्यावरण दिवस। कौन सा दिन होता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसी दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम का अभियान जो है ये शुभारंभ किया गया, किसके द्वारा, तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। आंसर डी आप समझ जाएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। और इन्होंने इस अवसर पर जो है दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाया था। चलिए, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च किया, ठीक है। अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करने वाला भी हाल ही में कौन सा देश है जो कि आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च हुआ है मई 2024 में। और ये दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, KASA, कासा। कासा इसका नाम है, जो कि कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये एजेंसी जो है दक्षिण क्योंगसांग प्रांत के साओचेन साचेओन, ठीक है, साचेओन, क्योंगसांग प्रांत के साचेओन में स्थित है। चलिए, अपने यहाँ की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो क्या है, भारत की इसरो। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक में। 1969 में इसकी स्थापना किया गया था, इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। चलिए, अगला प्रश्न है, मई 2024 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT के परिसर में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, IIT कानपुर के द्वारा। और ये DRDO के सहयोग से किया गया है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2024 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने किस खिलाड़ी को तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है, तो देखिए 31 मई को क्या मनाया जाता है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। और इसी के अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भारतीय महिला की बैडमिंटन प्लेयर हैं PV सिंधु, इनको जो है तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता किस उपकरण के द्वारा मापी जाती है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, भूकंप की तीव्रता जो होती है वो सिस्मोग्राफ के माध्यम से मापते हैं। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। पॉलीग्राफ का काम क्या होता है, पॉलीग्राफ जो होता है ये मशीन झूठे तथ्यों की पहचान करती है। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करेंगे तो ये तरल आपेक्षिक घनत्व निकालती है, बताती है। और बैरोमीटर से हम वायु दाब मापते हैं, ठीक है। चलिए, पिसीकल्चर से क्या तात्पर्य, पिसीकल्चर से क्या तात्पर्य है। पिसीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन को हम क्या कहते हैं, पिसीकल्चर। तो यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे रेशम कीट पालन की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा हिंदू
विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? अब ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा कंपनी के द्वारा जो है पारित किया गया था? तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1856 में, ठीक है। 1856 में ये पारित किया गया था। और ये इसमें अगर देखा जाए तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम इसमें आता है। इन्होंने अथक इसमें प्रयास किया था। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था किया था? ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने की व्यवस्था ब्रिटिश संसद के कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ब्रिटिश संसद द्वारा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जिसको कहते हैं, ये 1773 वाला था, जिसमें ये पारित किया गया था कि न्यायालय की स्थापना किया जाए कलकत्ता में, सर्वोच्च न्यायालय की। और इसी अधिनियम के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल जो है, जैसे अपने भारत की रुपया है मुद्रा का नाम, वैसे रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो रियाल जो है ये आपका सऊदी अरब के मुद्रा का नाम क्या है? रियाल है। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? टका, ठीक है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना, जिन्होंने क्या किया है, अपने वहाँ से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और शरण लिया है बांग्लादेश और भारत में, ठीक है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? अफगानी नाम है। और मलेशिया की मुद्रा का नाम रिंगित है, रिंगित, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र यानी सेक्टर का उदाहरण है? ठीक है, बैंकिंग जो है किस सेक्टर का उदाहरण है? देखिए 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो अर्थव्यवस्थाओं में जो तीसरा क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र जो होता है वो होता है सेवा क्षेत्र कहते हैं, और इसके अंतर्गत बैंकिंग आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है? बैंकिंग आता है। और इसके अंतर्गत बैंकिंग के अलावा इसमें व्यापार भी आता है। तीसरे वाले में व्यापार हो गया, बीमा हो गया, ठीक है, व्यापार, बीमा, स्वास्थ्य, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो शिक्षा के बाद न्याय के बाद लोक, पर्यटन और मनोरंजन, ये सभी जो आपके आते हैं ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। बैंकिंग, व्यापार, ठीक है, बैंकिंग, व्यापार, और इसके अलावा व्यापार के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बीमा, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोक, पर्यटन और मनोरंजन, ये सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कृषि, आपका कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये भी बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है? अब तमिलनाडु में इसमें से कौन सा एक स्थित है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। महाबलीपुरम में स्मारकों का जो समूह है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ये कोरोमंडल तट पर स्थित है, ठीक है। इसको मामल्लपुरम भी कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता यानी NEIA के तहत निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के नियंत्रण में आता है? ये बताना। तो ये अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है ए पार्ट सही हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 2006 में इसकी स्थापना किया गया था। भारत की जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कौन से दशक में हुआ था, उसको जनसंख्या विस्फोट के अवधि की नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो वो था 1951 से 1981 के मध्य। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इसको जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। इसमें अपार जो है जनसंख्या वृद्धि हुई थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो समस्या क्या था? मृत्यु दर में तीव्रता से कमी हुई थी और देश में इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ठीक है। और जबकि औसत विकास जो वार्षिक विकास दर था वो 2.2% केवल था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को क्या कहा जाता है? तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के तहत घरेलू कचरे के अपघटन को हम कहते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषण।
जैव निम्नीकरण प्रदूषण, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया गया है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी की प्रकृति में स्व जुताई यानी सेल्फ प्लॉगिंग वाली मिट्टी कहते हैं, या सेल्फ जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, जिसमें स्व जुताई हो जाता है, तो वो किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इसमें काली मिट्टी की, ठीक है, काली मिट्टी एक ऐसा है कि इसमें जल धारण की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है, और ये जो है मिट्टी जब गीला होती है तो ये गीला होने पर ठोस और जो है चिपचिपा हो जाता है, और सूखने पर जो है क्या होती है, टूट जाती है, या फिर इसमें क्या होती है, दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इसे स्व जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो वो शहर है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के अपने लोकप्रिय सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग के कारण इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है यूनाइटेड किंगडम का एक शहर है जो कि कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, तो उसकी ये पद मतलब जो जाता है पदवी। चलिए, बुशमैन जनजातियाँ किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? बुशमैन जनजातियाँ जो है ये, अगर हम बात करें तो कहाँ पाई जाती हैं, कौन से मरुस्थल में निवास है, तो इनका अगर हम बात करेंगे तो ये कालाहारी, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में आसपास पाई जाती है वहाँ पे, और ये बहुत विशाल मरुस्थल है। इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के मुख्यतः बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के देशों में सीमों में फैला हुआ है, और यहाँ पे बुशमैन जो जनजातियाँ हैं ये निवास करती हैं। आंसर पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा हुआ है? तो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो उसके नीचे जो आदर्श वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। इसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो इसे लिया गया है मुंडको उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडको उपनिषद से इसे लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक का जो सिंह चतुर्मुख स्तंभ है उसकी शीर्ष की अनुकृति है, जो सारनाथ के संग्रहालय में इस समय स्थित है। ये कब अपनाया गया था राष्ट्रीय चिन्ह? तो 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया गया था। ठीक है, चलिए, पुलिस द्वारा तैयार किए जाने निम्नलिखित दस्तावेज FIR का फुल फॉर्म बताना। ठीक है, FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म बनता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या बनता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फेसबुक की निम्नलिखित में से किस विशेषता को पूर्वानुमान बाजार यानी कि प्रिडिक्शन मार्केट कहा जाता है? इनमें से प्रिडिक्शन मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। उसको हम कहते हैं फोरकास्ट। क्या कहते हैं? फोरकास्ट कहते हैं, जो कि एक प्रकार का ये प्रिडिक्शन मार्केट इसको नाम से जाना जाता है। CERT का फुल फॉर्म क्या है? अगले क्वेश्चन में CERT, ये कंप्यूटर से क्वेश्चन है। CERT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसका फुल फॉर्म बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली देसी भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन थे, यानी कि डायरेक्टर कौन थे? जो पहली जो देसी भारतीय मूक फिल्म बनाई गई थी राजा हरिश्चंद्र के नाम से, जो कि ये 1913 में प्रदर्शित हुई थी, तो उसके डायरेक्शन जो किया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था फाल्के, यानी कि दादा साहब फाल्के, जिसके नाम से जानते हैं धुंडीराज फाल्के उर्फ दादा साहब फाल्के। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये कब मनाते हैं? तो ये 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो आंसर क्या हो जाएगा? 32। तो आंसर हो जाएगा इसका जो है बी पार्ट। 1950 में ये पारित किया गया था। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार यह किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये सभी चीज़ें आई थी 2013 में। आंसर डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, और इसका प्रवर्तन हुआ था 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में बनी नवीन इकाई ATS को किसी विस्फोटक होने की सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाएगा? तो आतंकवाद से निपटने के लिए पुलिस में जो एक नवीन इकाई यानी नई इकाई अभी बनाई गई ATS कहते हैं, एंटी टास्क फोर्स। तो यहाँ पे इसको अगर हम बात करेंगे तो ये कि जब कोई विस्फोटक होती है तो उसकी सूचना पर कौन सा दस्ता भेजा जाता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बम निरोधक दस्ता भेजा जाएगा। आंसर इसका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का साइबर क्राइम है। ठीक है, कौन सा इनमें से एक प्रकार का साइबर क्राइम है जिसमें
बहुत अधिक संख्या में उपयोगकर्ताओं को अवांछित थोक संदेश अंधाधुंध भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो वो होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग मतलब आप संदेशन, हिंदी में स्पैमिंग याद रखिएगा। स्पैम जिसको कहते हैं, स्पैम करा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक किसी व्यक्ति को एक ही विषय पर बार बार जो है अनवांटेड मैसेज जो है भेजा जाता है। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ऑनलाइन माध्यम से किए गए छेड़खानी को ही साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। ठीक है, साइबर स्टॉकिंग जो क्या होता है, जिसको ऑनलाइन के माध्यम से छेड़छाड़ किया जाए। इसके बाद फिशिंग। फिशिंग की अगर हम बात करें तो फिशिंग जो होता है ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आंसर इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित नहीं हुई थी? इनमें से जवाहरलाल की अध्यक्षता में कौन सी जो गठित नहीं हुई थी, ये बताना है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो संविधान सभा की कौन सी एक समिति है जो जवाहरलाल की नेहरू की अध्यक्षता में गठित नहीं हुई थी, उस समिति का नाम बताना। तो समिति का नाम है संचालन समिति। ठीक है, संचालन समिति जो थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है अध्यक्षता में गठित नहीं हुई थी। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे संघ शक्तियों संबंधी समिति जो थी वो जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता किया था। संघीय संविधान की समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी जो समिति थी उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। ठीक है, संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या थे, अध्यक्ष थे। तो इनकी अध्यक्षता में बनाया गया था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी कि डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में वर्णन है और कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? अब ये मूल अधिकार की बात कर रहा है। मूल अधिकार के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में ये सारे वर्णन किया गया है कि विभेद नहीं करना चाहिए? वो अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 15 में ये सारी चीज़ें वर्णन किया गया है। तो आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्न में से किससे संबंधित है? इनमें से तो देखिए अनुच्छेद 243 की अगर हम बात करेंगे 243, तो ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। आंसर सी ऑप्शन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का वीडियो पर एंड करते हैं और इसके बाद इसमें 10 है, फटाफट हम एक एक करके रोज करवाएंगे जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन होता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो चैनल से जुड़े रहेगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।